ठीक है, लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे डिसाइडिंग द जो हमारा क्या था टॉपिक, डिसाइडिंग डिजाइन, सॉरी, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन इंडस्ट्रियल का। तो इंडस्ट्रियल में जब हम लोग पढ़ चुके थे कि वायर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, और हम लोग कॉन्ड्यूट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे फ्यूज का सिलेक्शन होगा तो वो कैसे होगा। तो हम लोगों को पता है कि जब मशीन जब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मशीन क्या करता है, कोई भी मोटर हमारा अपने रेटेड करंट का 1.5 टाइम्स करंट ड्रॉन करता है। ठीक है, करंट जब 1.5 टाइम ड्रॉन कर रहा है सप्लाई से, तो ये कि जो हमारा अभी करंट ड्रॉन कर रहा है वो क्या है, वो हमारा नॉर्मल करंट है, वो कोई फॉल्ट करंट नहीं है, तो उसको उसको ड्रॉन करने देना है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं वो, अगर हम फ्यूज का सिलेक्शन करेंगे और रेटेड करंट पे कर देंगे, तो जब मशीन स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो मान लो 10 एम्पेयर है, 1.5 टाइम्स मतलब 15 एम्पेयर करंट ड्रॉन करेगा स्टार्टिंग के समय में बैक ईएमएफ जनरेट करने के तक। तो क्या होता है कि उस समय अगर हम उसको 10 एम्पेयर का डाल दे, तो हो सके हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाए, हमारा फ्यूज मेल्ट कर जाए और मशीन अपना जो रेटेड करंट है उस पर काम ही ना करे, रेटेड वैल्यू पे काम ना करे। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो फ्यूज का सिलेक्शन होता है वो हम लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ सोच समझ के करना होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ स्टार्टिंग करंट पे फ्यूज का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो लिखा है, डिसाइडिंग द फ्यूज रेटिंग, द करेक्ट साइज ऑफ फ्यूज फॉर मोटर प्रोटेक्शन इज दैट इट मे कैरी द स्टार्टिंग करंट सेफली। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग करंट को वो सेफली अपने से पास करा दे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, लेकिन अगर स्टार्टिंग करंट से बहुत ज्यादा हो तभी मेल्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि जो हमारा एग्जांपल है कि यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर है जो कि 3 फेज है, 415 वोल्ट दिख रहा है, 3 फेज है, 10 एचपी मोटर है। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है, इसको सभी को लिख लो। ठीक है, 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। हेलो, आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। कहीं दिक्कत इसमें अभी तक में, कहीं दिक्कत? नो सर। चलो, कुछ पूछना है इतने में? सर एक तो बार अब हमको क्या फिर है, से समझा देखो। दीजिए सर, ये वाला सर। हाँ बोलो। सर एक बार जो फिर समझाए थे, जो करंट फ्यूज में पास, तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा मशीन स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मशीन क्या करता है, अपने रेटेड करंट, रेटेड मतलब का वैल्यू का मतलब है कि वो मशीन जो हम डिजाइन किए हैं, जो स्पेसिफिकेशन एक सर्टेन काम के लिए करते हैं, तो हम पहले उसको सोच के डिसाइड करते हैं, प्री डिसाइडेड रहता है कि इसका रेटेड करंट मैक्सिमम चलेगा तो 10 एम्पियर होगा। तो 10 एम्पियर अगर हम बनाते हैं उसके ऊपर वो काम करेगा, तो हो सके हमारा मशीन डैमेज हो, लेकिन जो हमारा मशीन जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है वो उसका रेटेड वैल्यू है। लेकिन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब स्टार्ट होता है मशीन रेस्ट पे होता है, रेस्ट मान लो उसका 1500 आरपीएम रोटेट होना है, 0 आरपीएम उसका रेस्ट है, 0 से जो 1500 पहुंचना है, तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी समय लगता है, उस समय क्या होता है कि मशीन हमारा बहुत ज्यादा करंट, डेढ़ मतलब 1.5 टाइम्स करंट ड्रॉन करता है। जैसे जैसे मशीन स्पीड गेन करते जाता है वो करंट का वैल्यू डाउन हो जाता है। सबसे ज्यादा करंट कब रहता है, वो 0 के स्पीड में। 0 से जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है मैक्सिमम रेटेड स्पीड की तरफ, उसका करंट का वैल्यू डाउन होता जाता है। तो अब क्या है कि ये जो हमारा मशीन है, ये जो ओवर करंट ड्रॉन कर रहा है, ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल करंट है जिसको स्टार्टिंग करंट कहा जाता है। ये क्यों होता है, तो मशीन जब रेस्ट पे होता है तो बैक ईएमएफ नहीं होता है, बैक ईएमएफ मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। तो जब बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, मशीन ओवर करंट मतलब एक्स्ट्रा करंट नहीं ड्रॉन करता है। तो जब हम फ्यूज का सिलेक्शन करेंगे तो हमेशा किस पे करेंगे, तो स्टार्टिंग करंट पे करेंगे, क्यों स्टार्टिंग करंट को आसानी से अपने से पास कर सके। यस सर, समझना एक क्लियर बात? सर। तो हम लोग अब देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के साथ कि एक 3 फेज 415 वोल्ट 10 एचपी इंडक्शन मोटर, एफिशिएंसी 75% है, पावर फैक्टर 0.8 है। हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 5, पावर इक्वल टू
VL अगर बोल रहे हैं तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। लाइन और फेज में क्या अंतर होता है? एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं, दो फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोला जाता है। सब याद रखना एकदम कि एक फेज और एक न्यूट्रल के वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं, जो हम लोग 230 मान के चलेंगे। एक लाइन और दो लाइन मतलब दो फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोला जाता है, जो कि हम लोग 440 से 415 मान के चलेंगे, 415 ही मान के चलेंगे। तो ये मोटर हमारा क्या है? 3 फेज मोटर है, 10 HP। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। तो P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई होगा। P इक्वल टू VI cos फाई होगा सिंगल फेज के लिए। 3 फेज के लिए √3 VL IL cos फाई होगा, ठीक है। और अगर वहां पावर फैक्टर है तो पावर फैक्टर भी आएगा, इफिशिएंसी भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फुल लोड जो करंट है मोटर निकालना है, RL इक्वल टू होता है रेटेड HP इंटू जितना रेटेड HP मतलब 10 HP इक्वल टू 740, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। तो 10 HP इक्वल टू 10 इंटू 746, 15 HP को अगर चेंज करेंगे तो 15 इंटू 756। 100 HP होगा तो 100 इंटू 746 करेंगे, डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL लाइन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू इफिशिएंसी। तो इसका जब हम सबका वैल्यू हम लोग बैठाते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मान लो यहाँ पे 18 एम्पेयर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18 एम्पेयर निकला है ये फुल लोड करंट है, ठीक है। ये IL जो निकलेगा हमारा ये फुल लोड करंट होगा। अब क्या करना है हमको? स्टार्टिंग करंट निकालना है। स्टार्टिंग करंट कैसे निकालेंगे? तो स्टार्टिंग करंट करेंगे 1.5 इंटू फुल लोड करंट, जो हम लोड करंट लिखे हैं। तो जो भी वैल्यू आएगा वाई, वो हमारा क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू हमारा वाई आएगा उसके उसी के रेटेड में हम फ्यूज यहाँ पे यूज करेंगे मोटर के लिए, ठीक है। हर टर्मिनल में। कहीं किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो। नो सर। बढ़िया से समझ में आ गया? तो सिलेक्शन ऑफ फ्यूज कैसे करेंगे बोलो? स्टार्टिंग करंट जो रहता है स्टार्टिंग करंट पे स्टार्टिंग करंट कैसे निकालोगे? स्टार्टिंग करंट ही निकालना मेन है। कैसे निकालोगे स्टार्टिंग करंट? सर फुल लोड करंट निकाल के। कैसे निकालेंगे फुल लोड करंट? क्या है फॉर्मूला? सर रेटेड उसका जो वैल्यू होगा इंटू 746। अरे फॉर्मूला होता है ना, लिख लो। P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई, पावर फैक्टर, इफिशिएंसी सब उसके साथ इंटू कर दो। अब उससे IL निकालना होगा तो P क्या हो जाएगा? पावर है, कितना वाटेज है। तो अगर वाटेज हम निकालना है तो क्या बोले? 1 HP इक्वल टू 746 वाट। तो यहाँ पे 50 HP होगा तो 50 इंटू 746, तो जो मोटर का रेटिंग दिया होगा वो वाटेज हो जाएगा। IL क्या होगा? लाइन करंट। लाइन करंट निकालना है तो बाकी जितना टर्म है उसको ले जाके पावर को डिवाइड कर देंगे, उससे करंट निकल जाएगा, लाइन करंट। अगर ये सिंगल फेज का होता तो क्या करते? रेटेड HP इंटू 746 डिवाइडेड बाय √3 हट जाता, बाकी सेम रहता। अगर ये होता, क्या बोलते हैं, DC मशीन होता तो पावर फैक्टर भी हट जाता। समझ में आ गया बात? यस सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टर है, स्टार्टर डिसाइडिंग द स्टार्टर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन बोर्ड हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? स्टार्टर क्या होता है बोलो? जो सुने हो स्टार्टर होता क्या है? कोई भी एक बच्चा हमको बता दो स्टार्टर होता क्या है। कुछ भी जानते हो? जी नहीं जानते हो बोलो नहीं जानते हैं। जानते हैं तो सर ये हम जानते हैं, ये हम पढ़े। सर कुछ मेन तो जवाब। पावर को, सर मेन पावर को जो स्विच ऑन करते हो उसको स्टार्टर। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, उसको स्टार्टर बोलते हैं। ठीक। और कोई जवाब? एक बोला मेन पावर को स्विच करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। एक बोला स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, बहुत बढ़िया। और कोई जवाब दो। सब मोटर को स्टार्ट करने टाइम जो क्या होता है वो पावर, क्या मोटर? मोटर को स्टार्ट करने टाइम वो करंट को या तो लिमिट करता है या फिर बढ़ाता है। मोटर को जो करंट प्रोवाइड करते हैं मोटर तो स्टार्ट होता है सर। मोटर को जो बढ़ाता है, बहुत बढ़िया। और कोई जवाब? देखो स्टार्ट, अगर मान लो हम अभी हम बोले कि मोटर जो हमारा डिसाइड होता है रेटेड करंट का,
ठीक है, रेटेड करंट पे, लेकिन अब हम मोटर को रन कराते हैं वो 1.5 गुना करंट पे देंगे। तो जो बाइंडिंग हम लोग बात कर रहे हैं, बाइंडिंग वहाँ बाउंड करते हैं, जो आर्मेचर बाइंडिंग होगा, फील्ड बाइंडिंग होगा, उस पे जब 1.5 गुना करंट होगा तो बाइंडिंग जल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो क्या स्टार्टिंग के समय भी हम उसको उतना करंट फ्लो होने देंगे? तो नहीं। स्टार्टर का काम क्या है कि स्टार्टिंग करंट, जो ये एक स्टार्टिंग करंट है जो कि ओवर करंट 1.5 टाइम्स है, उस करंट को लिमिट करता है, उसको कम करता है। कैसे कम करता है? तो रेसिस्टेंस का क्या काम है? अगर हम कहीं पे रेजिस्टर लगा देंगे, सीरीज ऑफ रेजिस्टर लगा देंगे, तो क्या करेगा वो? करंट को अपोज का करेगा। फ्लो को करंट को अपोज करेगा। ठीक, अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं और डिफरेंट स्लॉट बना देते हैं, जिसको स्टड बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम जब स्टार्टिंग, मान लो 10 एम्पेयर का, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग मान लो 10 एम्पेयर का एक, ये 10 ओम का एक हम लोग स्टार्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, और उसमें डिफरेंट स्लॉट बना देते हैं, 2-2 ओम पे हर एक जगह के स्टॉपेज बना देते हैं। ठीक है, तो जब हम पहला कनेक्ट करेंगे तो 10 ओम पे कनेक्ट होगा, फिर हम दूसरा स्टॉप पे लाएंगे तो 8 ओम, 6 ओम, 5, 6 के 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। समझ में आया हम क्या बात बोल रहे हैं अभी? यस हम एक सर। सीरीज में बनाते हैं, बहुत मतलब तुम्हारा 10 ओम रेजिस्टेंस का एक सीरीज में वायर लेते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं, मतलब 2-2, उसको 5 भाग में बांटते हैं, तो एक जगह 2 आएगा, और हम 5 भाग जहां बांटे हैं तो उस जगह एक डॉट लगा देते हैं। मतलब क्या है कि जब डॉट लगा रहे हैं तो हर एक का वैल्यू 2 ओम है। सबसे पहले जब हम कनेक्ट करेंगे तो 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा हमारा मशीन से, फिर हम उसको क्या करेंगे, जब आगे दूसरे में बढ़ते जाएंगे तो 8, 6, 4, 2, 0 ऐसे करेंगे। तो जब स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं 10 ओम है, मशीन थोड़ा स्पीड गेन किया, फिर हम 8 ओम वाले पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, उसको मूवेबल हैंडल होता है इसका स्टार्टर का, तो हैंडल को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करके हम लोग उसको 8 पे लाते हैं, 8 का 6 पे लाते हैं, 6 का 4 पे लाते हैं, 4 का 2 पे, फिर 0। जब मोटर हमारा रेटेड स्पीड पे आ जाता है, 1500 आरपीएम उस स्पीड पे आ जाएगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं घट जाता है, अपने आप को कट जाता है, और वहां पे क्या होता है, हैंडल जो है वापस ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, वहां पे एक मैग्नेट बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो उस हैंडल को पकड़ के रखता है। जब तक मशीन हमारा चल रहा है, रन कर रहा है, तो वो मैग्नेटाइज होकर रहेगा और हैंडल को पकड़ के अपने से टाइट पकड़ के रखेगा, नहीं हम पीछे नहीं जाने देंगे। लेकिन जैसे हम मोटर को बंद करते हैं, वहां पे मैग्नेटाइज बंद होता है और हैंडल अपने प्रीवियस पोजीशन में ऑटोमेटिक जाता है, तो बंद करने के लिए हैंडल को वापस नहीं ले जाना चाहिए। तो हर एक मोटर जो है उसका स्पेसिफिक जो रेटिंग होता है, उसके हिसाब से उसको हम लोग स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम स्टार्टर क्या होता है, उसका क्या काम है, बता चुके हैं। समझ में आ गया स्टार्टर का काम? यस सर। सभी को स्टार्टर का काम समझ में आ गया? अब कोई जवाब नहीं देगा कि करंट बढ़ाता है, करंट को ये करता है, सिर्फ एक लड़का सही बोला था, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। खत्म हो गया जवाब। बात समझ में आया? यस सर। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं सुनना है कि स्टार्टर का क्या काम है। स्टार्टर का क्या काम है? स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना है, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जो कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। खत्म हो गया। अब हम यहाँ सिर्फ मोटर का नाम दिखा रहे हैं। देखो, इंडक्शन मोटर होगा बहुत लो रेटिंग का, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन हम लोग घर में जो यूज करते हैं, एक ग्रीन और एक रेड बटन होता है, उसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला जाता है। ठीक है, अगर इंडक्शन मोटर होगा मीडियम रेटिंग का तो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगेगा। इंडक्शन मोटर हाई रेटिंग का तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, जिसको वेरिएक भी बोलते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर दो तरीके का होता है, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग। तो याद रखना हमेशा, इंडक्शन मोटर जब दो तरीके का होता है, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग। स्क्विरल केज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगता है, लेकिन स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगता है। तो जो स्लिप रिंग है उसमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज करते हैं। डीसी सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। शंट और कंपाउंड मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर करते हैं। स्टार्टर क्या है, ये हम लोग यहाँ जान लिए। हर एक स्टार्टर का स्पेसिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, वो हमारे एस्टिमेशन कॉस्टिंग में उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम नोट्स लिखे हैं स्टार्टर के बारे में, ये हम शेयर कर देंगे, इसको देख लेना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। ठीक है, लेबर कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके पहले भी हम लोग, सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, तो पहले भी हम लोग जानते हैं। मान लो अगर हमको 10 केजी चीनी लेना है, एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग सभी को घर में खरीदते हैं, 1 केजी चीनी का नाम 45 रुपया है, 10 केजी का कितना होगा?
450। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई किए 10 से। सिंपल सा, जिस रेट से हमको मिल रहा है और कितना हमको क्वांटिटी चाहिए, तो रेट इनटू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड हम लोग कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट, अब इसके डिफरेंट जो भी हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका हमको पता है कि इसके पहले वायर कितना लगना है, कंडक्ट कितना लगना है, कितना वहाँ सैडल लगना है, कितना हमारा वहाँ पे नेल्स लगना है, कितना स्विच बोर्ड लगना है, सब हमको पता है। तो भाई हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर हमको रेट पता है, अगर हम अच्छा एस्टिमेटर है, हमारे पास प्राइस लिस्ट है, तो हम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नहीं है तो मार्केट घूमते रहेंगे। कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होता है कि हम क्या लोग पहले भी इसके देख चुके हैं कि एक लेबर, मान लो घर में 10 पॉइंट लगाना, पॉइंट कहने का मतलब है 10 बल्ब है या 10 फैन है, 5 बल्ब है 5 फैन है, मतलब एक पॉइंट कहने का था एक बल्ब और एक फैन हुआ, तो एक बल्ब अगर फिट करें तो एक पॉइंट कहलाएगा। एक पॉइंट कनेक्ट करने का मतलब है कि तुम्हारा कटिंग करेगा दीवार में, पाइप बिछाएगा, उस एक बल्ब को जलाने के लिए स्विच बिछा लगाएगा, स्विच के बाद वहाँ वायर का रन कराएगा, वायर रन करा के फेज न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेगा, और एक वो बल्ब जल गया, मतलब एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर 10 पॉइंट है, एक दिन में एक लेबर कटिंग फिटिंग करके एक पॉइंट कंप्लीट करता है, तो 10 पॉइंट करने में 10 दिन लगेगा। एक दिन में अगर 2 पॉइंट कनेक्ट करता है तो उसको 5 दिन लगेगा। तो इस तरीके से लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, मोटर है। मोटर का हमारा क्या काम होता है, मोटर में फाउंडेशन लगता है, वहां पे उसका पैनल इंस्टॉल होता है, चाहे वो ऑन बोर्ड हो या तुम्हारा दीवार में फ्रेम हो या पाइप्स के एंगल के थ्रू हमको कनेक्ट करना है, तो सभी में इसमें समय लगता है। तो नंबर ऑफ मोटर टू बी इंस्टॉल्ड, कितना मोटर इंस्टॉल करना है, और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर वन इलेक्ट्रिशियन एंड वन हेल्पर टू इंस्टॉल द होल वर्क, कि एक इलेक्ट्रीशियन और एक हेल्पर एक दिन में कितना काम कर पाता है, उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे लेबर कॉस्ट निकाला जाता है। तो ये था हमारा तुम्हारा वायर सिलेक्शन, डिसाइडिंग द फ्यूज रेटिंग। इसके बाद हमारा, अच्छा फ्यूज रेटिंग हो गया, इसके बाद हमारा हो गया क्या चीज, तुम्हारा स्टार्टर के बारे में हो गया, यहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट निकल गया। तो जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन था उसमें डिजाइन कंसिडरेशन का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज देखोगे, अगर तुमको करंट कैलकुलेशन करना है, डीसी मशीन होगा तो P इक्वल टू वी आई सिर्फ कर देना है। अगर सिंगल फेज होगा तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई कर देना है। अगर 3 फेज है तो P इक्वल टू √3 वी आई कॉस फाई करना है। तीनों फार्मूला लिख लो। इसी फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट लोड करंट निकालेंगे और स्टार्टिंग करंट निकालेंगे, और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे तुम्हारा फ्यूज का सिलेक्शन करेंगे, मेन स्विच का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, कहीं पूछना है इसमें तो बोलो, यहाँ तक में अभी कोई दिक्कत नहीं। सर वो फॉर्मूला फिर से बोल दीजिए तो। क्या सर वो अभी फॉर्मूला बताया, इक्वल टू वी आई। हाँ, P इक्वल टू वी आई हो जाएगा। डीसी में पावर फैक्टर वहां पे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब सिंगल फेज है तो पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। और यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू जब सिंगल फेज है तो वी आई कॉस फाई कर दो, वी आई कॉस फाई। 3 फेज है तो √3 वी एल आई एल कॉस फाई इंटू होगा, अगर पावर फैक्टर दिया है, पावर फैक्टर तो कॉस फाई हो गया, प्लस वहां पे तुम्हारा इंटू हो जाएगा इफिशियंसी से। हाँ बोलो, दूसरा कौन बोल रहे थे सर, बोलो। वही पूछ रहे थे सर, बता दिए पूरे फॉर्मूले पूछ। देख लो, यहाँ पे हम बता रहे हैं सिंपल सा, यहाँ पे याद रखो ये जो दिया हुआ है, अगर पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है तो V इक्वल टू पी आई, सॉरी P इक्वल टू वी आई हो जाएगा। अब यहाँ पे P, ये रेटेड एचपी इंटू 746, ये P है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है इंटू हो जाएगा IL से, तो √3 VLIL पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी कर दो। फॉर्मूला बन गया 3 फेज का, √3 हटा दो, IL सबसे लाइन करंट हटा दो, लिख दो P रेटेड एचपी इंटू 746 ब्रैकेट में कर दो, P इक्वल टू I V इंटू पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी कर दो। अगर इफिशियंसी दिया रहेगा तो करेंगे, अगर 100% इफिशियंसी तो वो भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सिंगल फेज और 3 फेज का हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया बात? यस सर। बोलो अब कहाँ दिक्कत है इसके अलावा। कॉपी पेन निकालो सभी कोई।
Yes, sir. हाँ, Yes, एक sir. जो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर एस्टिमेट, जो हम लोगों को पढ़ना था। अच्छा, हम लोग को एस्टिमेट जो एक टॉपिक है ना पढ़ना, सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर एस्टिमेट। हमको एस्टिमेट sir. किसी चीज का बनाना है तो क्या सीक्वेंस फॉलो करना होगा? अरे सीक्वेंस का तो सबसे पहले तो हमको क्या काम करना है वो पता होना चाहिए। तो हम लोगों का अगर रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी होगा, हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा? फ्लोर का प्लान और इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट देखना होगा। तो उसको हमको ड्रॉ करना होगा, फ्लोर प्लान, हम कहाँ पे स्विच बोर्ड लगाएंगे, कहाँ पे बल्ब लगाएंगे, कहाँ फैन लगाएंगे, सबसे पहला काम ये होगा। इसके बाद क्या है? ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम क्या है हम बता चुके हैं, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? पॉसिबल ड्रॉ या आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? 3D व्यू होता है, ठीक है। 3D व्यू अगर बहुत बड़ा घर है तो पॉसिबल नहीं है, एक सिंगल रूम का 3D दिखा पाना आसान होता है, लेकिन क्या होता है अगर बहुत बड़ा है तो 3D व्यू बहुत मुश्किल है दिखाना हर रूम का, एक घर का। तो वो हम जैसे पढ़ा रहे थे, तोड़ तोड़ के इस दीवार के सामने खड़ा होगा, ये कैसा दिखेगा? तुम अपने रूम के पास बैठो तो 3 डायमेंशन व्यू दिख रहा है तुमको, लेकिन क्या है कि अगर तुमको हम बोलेंगे कॉपी में वो चीज बना दो तो बहुत आसानी से हमारा बिना सॉफ्टवेयर इसकी मदद से नहीं बनेगा। तो अगर पॉसिबल है तो बनाएंगे, नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अगर हमारा हाइट नहीं दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रन कितना चलना है, कंडक्ट कितना चलना है, तो हम उसको एज्यूम करेंगे। मोटर फाउंडेशन हमको करना है कि भाई मोटर का फाउंडेशन जमीन से किस हाइट पे लगाएंगे। कोई स्पेसिफिकेशन कस्टमर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हमको इस हाइट पे होना चाहिए, उस हिसाब से लगाएंगे। टर्मिनल प्लेट क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए कि जो ऑपरेटर है उसके को आसानी से उस तक पहुंच सके। हम किसी भी डैम्प एरिया में नहीं लगाएंगे कोई भी मोटर का इंस्टॉलेशन जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे फ्लेमेबल गैस हो, ये सब चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। फिर क्या करेंगे? एज्यूम कर लिया हाइट, फाउंडेशन का, मोटर का प्लेट, सभी कुछ। फिर क्या करेंगे? जब हम मोटर का हाइट कर ले तो अब भाई आ गया बात है साइज ऑफ वायर। साइज ऑफ वायर का मतलब क्या होता है? कितना करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? करंट कैरिंग कैपेसिटी के फुल लोड करंट निकालते हैं, इसके बाद रेटेड स्टार्टिंग करंट निकालते हैं और वायर का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद वायर का तो हम सिलेक्शन कर लिए कि भैया चलिए 20 मीटर का वायर, 20 एम्पियर का वायर हम लगाएंगे। दुकान में जाके बोलेंगे कि 20 एम्पियर का वायर दे दो, दुकान वाला पूछेगा सबसे पहला सवाल कितना लेंथ चाहिए? 1 कॉइल चाहिए, 10 कॉइल चाहिए। तो उस समय ध्यान में अगर हम तो वायर का कैलकुलेशन ही नहीं किया, अच्छा हम आते हैं 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद वायर कैलकुलेशन करके जाएंगे, मतलब 2 दिन का समय बर्बाद हुआ। एक्स्ट्रा मटेरियल उठा लेंगे, कॉस्ट लागत उसमें लग जाएगा, तो हमारा जेब से ही नुकसान जाना है। कम लाएंगे काम रुक जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन हमको लेंथ ऑफ वायर का, कॉन्डुइट का, ठीक है, कितना वायर लगना है, कहाँ 6 वायर रन करना है, कहाँ 2 वायर रन करना है, सब चीज को हम देख के जाएंगे। अगर हम दुकान जा रहे हैं तो केवल वायर खरीद के लाएंगे? क्यों वायर केवल खरीद के लाएंगे? भाई हम एक ही बार जा रहे हैं, हमारा तेल का खर्चा हो रहा है, मैन पावर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? जितना भी इंस्टॉलेशन का प्लान है एस्टीमेट में, चाहे स्विच होगा, फ्यूज होगा, वायर होगा, कंडुइट होगा, ब्रैकेट होगा, होल्डर होगा, सभी चीज को एक साथ खरीद के लाएंगे। तो सबका हमको रेटिंग पता होना चाहिए। कंडुइट खरीदने जा रहे हैं तो कंडुइट पूछेगा कि हाफ इंची चाहिए, 1 इंची चाहिए, 2 इंची चाहिए, 4 इंची चाहिए, जो आता है मार्केट में ये पूछेगा। तो अब हमको पता, फ्लेक्सिबल चाहिए, रिजिड चाहिए, तो भाई हमको पता होगा ना पहले कैलकुलेशन के कि हम कितना कहाँ क्या लगा रहे, तभी ना मांग पाएंगे। तो हमको उसका भी यहाँ चाहिए। अर्थिंग हम करने जा रहे हैं, अर्थ वायर का क्या चाहिए। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के लिए नेल्स, नेल्स कितना चाहिए, ये सब चीज। बाकी जो 12वां पॉइंट है, अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग और इंस्टॉलेशन, जो अब हम इसमें और क्या चाहिए, तो ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंटेंजेंसीज, जो अगर हम सीक्वेंस किसी को दे रहे, कंटेंजेंसी क्या होता है? कंटेंजेंसी वो होता है कि जो मान लो अगर हम आज हम किसी से इंस्टॉलेशन का बात किए, ठीक है, आज हमको वो काम ना देके अगर 10 मतलब आज हमको काम दिया, पता चला गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, पर रेट पे 1% का चार्ज बढ़ गया। तो 1% का चार्ज बढ़ गया, फाइनल हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारे जेब से खर्च लगेगा। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग कंटेंजेंसी 10% इसमें कस्टमर को बोल के देते हैं कि 10% तक प्लस माइनस हो सकता है, हो सके अगर मान लो कस्टमर गवर्नमेंट बोला नहीं सबका प्राइस में 2% का कमी कर दिया जाए, तो कस्टमर भी बोलेगा कि आपका तो प्राइस में मतलब घट गया है, तो हमसे फिर वही चार्ज क्यों ले रहे हैं। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, चलिए ठीक है उतना बढ़ाया तो इतना हम लेस करते रहे, तो प्लस माइनस 10% उस हिसाब से रहता है। अगर हम कस्टमर का चार्ज जो बात हुआ है, रेट हमारा कम लगा, मार्जिन तो हमारा उतना ही है, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा कम कर देते, तो अगला भी खुश होता है, हो सके दुकान हमको उसके थ्रू मिल जाए। तो ये सब चीज होता है, ठीक है। लेबर कॉस्ट,
तो लेबर कॉस्ट क्या लगना है हम लोग उसको यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, कितना दिन काम करना है, कितना मोटर इंस्टॉल करना है, इस हिसाब से। तो सीक्वेंस फॉलो में यही चीज हम लोग को लिखना है कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस किस के बाद क्या चीज सिलेक्शन कर रहे हैं, कब मटेरियल खरीदने जा रहे हैं। घर में भी अगर हम लोग राशन खरीदते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देख लो, घर में भी जो हम लोग राशन खरीदते हैं, मान लो महीना का राशन हम एक बार में लाते हैं। मेरे घर में हम देख रहे हैं 20 किलो चावल का कंजम्पशन है एक दिन, एक महीना में। मेरे घर में ऑलरेडी एक बोरा पहले से रखा हुआ है, हम फिर चावल खरीद के लाएंगे? नहीं सर, क्यों नहीं लाएंगे? वो जो स्टोरेज हो जाएगा, वेस्टेज तो पहले से स्टॉक में है। पहले से स्टॉक में, मतलब वो जो पैसा हम 1000 रुपये फंसाने जा रहे थे हम किसी और चीज में लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ठीक है लिस्ट हमारा बन गया, एक बार हम तेल लेके आ रहे हैं, फिर हम कुछ चावल आटा लेके आ रहे हैं, फिर हम चीनी लेके आ रहे हैं, फिर हम बिस्किट लेके आ रहे हैं, मतलब एक एक बार जाके ला रहे हैं। ऐसा करना है? नो सर। क्यों नहीं करेंगे? टाइम, तेल, पैसा सब बर्बाद हो रहा है सर उसमें। सब बर्बाद हो रहा है। मतलब हम घर में, या तो हमारा परेशानी भी बढ़ता है। घर में अगर तुम्हारे घर में बोला जाएगा कि ऐसा करो, अभी तेल ले आओ, फिर आधा घंटा मिलेगा ऐसा चीनी ले आओ, फिर पता चलेगा आटा ले आओ, तो लास्ट में तुम ही बोलोगे कि ऐसा है जो है लिस्ट बना के, तो एक ही बार में हम लाएंगे। होता है नहीं होता है? सिंपल जनरल लाइफ में होता है नहीं होता है? यस सर। यस सर। ठीक। तो सभी के ये देख रहे हैं, तो जब हम अपना काम करने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ये सब चीज देखा जाता है, लिस्ट बनाया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद उसको एक ही बार परचेज किया जाता है कि हमको बार बार दौड़ना ना पड़े। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, तो इतना इसको कंप्लीट करके रखेंगे हमारा इस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का। कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे।